लोकसभा चुनाव से जुड़ी है ये बड़ी खबर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे, निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक होंगे। कई और भी बड़े नाम हैं, हर राज्यों से नाम हैं जो इस कमेटी में रखे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं और जो निर्मला सीतारमण है वो संयोजक हैं। पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है और स्क्रीन पर आपको नीरज पांडे दिख रहे हैं, वो इस खबर को विस्तार देंगे। नीरज, हम नाम बता रहे हैं और ये लिस्ट चला रहे हैं, कमेटी का गठन भी हो गया है, लेकिन कब आएगा मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो अभी तो फिलहाल कमेटी का गठन हुआ। कमेटी सभी जो राज्यों की इकाई से संकलन करेगी, उनके सुझावों को लेगी। और इसके अलावा आप देखें कि हाल ही में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुझाव वैन निकाली थी, सुझाव वैन को हरी झंडी दी थी, जो पूरे देश भर में अलग अलग बूथों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से सुझाव मांगेंगे। तो कॉमन लोगों के भी सुझाव उस पेटी के जरिए केंद्रीय टीम को पहुंचेगी। और ये जो 27 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, संयोजक निर्मला सीतारमण है और सह संयोजक पीयूष गोयल है। इसके अलावा सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री इसमें रखे गए हैं। आप देखिए, भूपेंद्र यादव को रखा गया, अर्जुन मुंडा को रखा गया, किरण रिजिजू को रखा गया, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, हिमंता बिश्व शर्मा, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, सबको इसमें लगभग इस कमेटी में रखा गया। वसुंधरा राजे को रखा गया। ये सारे वो लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ये सारे सदस्य उन सभी सुझावों को समराइज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और उन सुझावों में जो भारतीय जनता पार्टी को शूट करेगा कि नहीं इस सुझाव में दम है, उन सुझाव जो आने वाला घोषणा पत्र है उसमें संकलित किया जाएगा और उसके बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा, घोषणा पत्र जारी कर। तो फिलहाल तो ये प्रक्रिया शुरू होगी। घोषणा पत्र समिति अभी घोषणा की गई है, जो समिति पूरे सुझावों को संकलित करके उन्हें एक कॉपी का रूप देगी, एक जो मैनिफेस्टो का रूप देगी। सभी राज्यों से उस मैनिफेस्टो नाम इसमें रखे गए हैं, सभी राज्यों से जो बड़े नेता हैं, प्रतिनिधि, उनका नाम रखा गया है। केजरीवाल अंदर, कैलाश गहलोत का नंबर। इस पर बड़ी खबर एक बार फिर जानिए। दिल्ली में जो शराब घोटाला है उसी से जुड़ी हम करेंगे बातचीत, जिसकी जांच की आंच अब केजरीवाल के एक और मंत्री तक पहुंच गई है। शराब घोटाले में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है। 4.5 घंटे से ईडी कैलाश गहलोत से पूछताछ कर रही है। आज ईडी ने कैलाश गहलोत को समन जारी किया था और शराब नीति का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। अब लगातार पूछताछ चल रही है। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितनी देर और पूछताछ चलेगी और सूत्रों के हवाले से क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल करीब 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और जो गहलोत है उनसे ईडी के दफ्तर में पूछताछ लगातार चल रही है। उनके जो बयान है दर्ज किए जा रहे हैं, उनका जो पूरे इस पॉलिसी थी, उनके अंदर क्या रोल था, उनकी भूमिका थी, उसको लेकर जो सवाल जवाब है वो किए जा रहे हैं। और क्यों किए जा रहे हैं वो सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नई आबकारी नीति लागू हुई थी उसको लेकर जो GOM की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के अलावा कैलाश गहलोत शामिल थे। तो आखिरकार जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई वो पहले ही लीक कैसे हो गई थी, और जो इस नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सबसे अहम बात यह भी है कि जो प्रॉफिट मार्जिन था उसे 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और ये इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ रही थी कि ये प्रॉफिट मार्जिन अरविंद केजरीवाल के कहने पर बढ़ाया गया। तो अशोक गहलोत से माफ कीजिएगा, कैलाश गहलोत से ये भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी, और जो मीटिंग्स अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाई जाती थी क्या उसमें केजरीवाल भी बैठते थे। तो ऐसे कई तमाम सवाल है जो फहरिस्त हैं, उनको लेकर पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे जो पूरी ट्रेल है और जो गहलोत का जो रोल है वो इस आबकारी नीति के अंदर एस्टेब्लिश हो सके। बड़ी खबर जानिए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ कल्पना सोरेन अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीर अब सामने आ गई है। सौरभ भारद्वाज के साथ जो कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी, वो पहुंची थी और फिर ये दोनों की मुलाकात हुई है।
कल रैली होने वाली है महागठबंधन की, ये उसमें शामिल भी होंगे। लेकिन अभी जो मुलाकात की तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर ही ये मुलाकात हुई है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हुई है। आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात साफ लिखी हुई है कि हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हुई है, जबकि लगातार जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हुई है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी तोड़ी है। एबीपी न्यूज से ओपी राजभर ने कहा है, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा है। मैंने क्रांतिकारी कहा था, मैं अपने बयान पर कायम हूं। ओपी राजभर का बयान, पूरा बयान सुनवाते हैं आपको। कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। घर वालों से कहा गया है, घर वाले आरोप लगा रहे हैं जहर देके मारा गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब सरकार पे हमले कर रहे हैं। आप इस सरकार में मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुखद घटना है और ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती है। अब जो डॉक्टरों का मत है, जो मेडिकल रिपोर्ट की प्रथम जांच आई है, वो हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। परिवार के लोगों का जो आरोप है, उस आरोप पर सरकार ने जांच के लिए आदेश कर दिया है। जांच हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके जो अतीत में बयान हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के, उसमें आप थोड़ा सा क्रांतिकारी और क्या बातें कहते रहे। आज भी एक वर्ग कह रहा है कि मजलूमों का मसीहा मुख्तार अंसारी, एक वर्ग ये कह रहा है, दूसरा वर्ग कह रहा है कि क्रिमिनल, गैंगस्टर। ये दो तरह की बातें हैं। ओम प्रकाश राजभर की अब क्या राय है जब वो योगी सरकार में मंत्री हो चुके हैं? मेरी राय देखिए, निश्चित है कि जब भी किसी गरीब कमजोर के ऊपर जुल्म ज्यादती होगी तो गरीब के साथ जो खड़ा होगा तो निश्चित है कि उसको जुर्म करने वाला, बचाने वाले को ही अपराधी बताएगा। अपराध करने वाला अपने को अपराधी नहीं बताता है। अब जैसे जिन लोगों ने, हम तो देखे सोशल मीडिया पे कई सामान्य वर्ग की महिला आके कह रही कि मुझे छत दिया, मुझे जान बचाया, मेरी इज्जत लूटी जा रही थी लेकिन उसको बचाया। मुख्तार अंसारी के लिए हाँ, वो कहे, तमाम लोग बयान इस समय चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो गरीबों का मसीहा कहा जा रहा है एक तबका, इससे सहमत है क्या आप? भाई, जब गरीबों की मदद किया है तो गरीब तो अपने को मसीहा न मानेगा। गरीब की मदद करने में तो दिक्कत तो है ही है। आप नहीं, राजभर को नहीं देख रहे हैं। राजभर को तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं तो उस राजभर जानता हूँ जो मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी भी कह चुके हैं। मेरे ही इंटरव्यू में कहा था। बिल्कुल कहा था। उस पर आज भी कायम है। देखिए, हम जो बयान दिए हम अपने बयान पे कायम। आज भी आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को क्रांतिकारी? हम अपने बयान जो दिए हैं सब पे कायम रहते हैं। हम पीछे नहीं हटते। हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयान पर कायम है, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मुख्तार की मौत की खबर सामने आते ही परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। परिवार लगातार कह रहा है कि यह मौत स्वाभाविक नहीं, हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है। एक ऐसा सदमा है कि इसको शब्द लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्षति है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम खुद कई बार दोहरा चुके हैं कि मौत का दिन मुअय्यन होता है, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। मुख्तार के ऊपर 7 टाइम उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हर बार कोई ना कोई बहाना बना जो वो बच गए, और इस बार साजिशें कामयाब हो गईं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। हम लोग मिल करके आए, अभी रास्ते ही में थे, 2 घंटा हुआ बस वहाँ से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डॉक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं, और व्हील चेयर पे बैठा करके, जो आदमी अपनी पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड पे बैठने की स्थिति में नहीं था, उसको फिट घोषित करके
सीधे आईसीयू से जेल के अंदर डाल दिया गया। और मीडिया के माध्यम से खबर चलवाई गई कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गए हैं, कोई रोग नहीं है। अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जान ही चली गई। अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और देश के कानून के रास्ते से हम अपने लिए इंसाफ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, हर जगह ये प्रकरण वैसे भी लंबित है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है सरकार। मुख्तार अंसारी की मौत पर जो अब उनके परिवार वालों का कहना था वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि हत्या से लेकर उगाही तक के बेहद गंभीर मामलों में उन्हें जेल हुई थी और जेल में ही उनकी मौत हो गई। किसी ने न्याय जांच की मांग की है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। ये मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी ने कहा कि उनके पिता गरीबों के मसीहा थे, जहर देकर उनकी हत्या की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे। सुनाते हैं आपको। मेरे वालिद मोहतरम गरीब आवाम के दिल में रहनुमा और मसीहा थे और अब इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम मज़हब में रमज़ान महीने की बहुत ज़्यादा ये मुक़द्दस महीना माना जाता है। रमज़ान के महीने में उनका इंतकाल होना, जुमे की शब को इंतकाल होना, जहर से उनको मारा गया, शहीद किया गया। जो भी पेट के मरज से मरेगा उसको इस्लाम में शहीद का दर्जा है। तो आगे कानूनी कार्रवाई किसी कोर्ट में कहाँ? अब खाली होंगे इन सब चीज़ से तो बाबा हैं, हम लोग हैं, घर के बड़े जो हमारे कहेंगे वो करेंगे और जो लीगल टीम एडवाइस करेगी तो कानूनी प्रक्रिया, तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसको परस्यू करें। हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी तरफ से ऑलरेडी पेंडिंग है। डीजीपी को जिम्मेदारी दे रखी थी कि उनको कुछ ना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने खुद कहा है कि यूपी सरकार ये कह रही है कि उनको कुछ नहीं होने दिया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो और ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जो कुछ हुआ आप लोग से छुपा है। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये संयोजित हत्या है।